Hello everyone, myself Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम आवर्ती गुण में इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने आयनन विभव किसे कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक, आवर्त सारणी में ट्रेंड और रासायनिक व्यवहार के बारे में अध्ययन किया था। मैं एक बार पुनः आयनन विभव के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि आयनन विभव क्या था या किसे कहते हैं। आयनन विभव ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किसी उदासीन या विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन विभव के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें क्या होता है, गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वह इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जिस प्रकार से हमने आयनन विभव के बारे में पढ़ा था कि उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रथम आयनन विभव कहलाता है। अगर एक संयोजी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्वितीय आयनन विभव कहलाएगा। उसको दी जाने वाली एनर्जी द्वितीय आयनन विभव के नाम से कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रॉन किसी उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ेंगे तो वो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता या EA1 मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जोड़ें तो वो EA2 के नाम से जानी जाएगी, अर्थात वे द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानी जाएगी। लेकिन आयनन विभव में तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि निकलने वाला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक धनायन से निकलता है और धनायन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए आयनन विभव का मान भी अधिक होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता में यह ध्यान रखने की बात है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उदासीन परमाणु में ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। पहला इलेक्ट्रॉन जैसे ही उदासीन परमाणु जोड़ेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, रिलीज होगी या मुक्त होगी। लेकिन उस ऋणायन वाले परमाणु में जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो चूंकि उस पर पहले से ही ऋण आवेश है और आने वाला इलेक्ट्रॉन पे भी ऋण आवेश है, तो रिपल्सन के कारण या प्रतिकर्षण के कारण जो इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे वहां पर क्या होगा, ऊर्जा अवशोषित होगी। मुक्त होने के स्थान पर क्या होगा, अवशोषित। जैसा मैं यहाँ ये एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये उदासीन गैसीय परमाणु है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ा, यहाँ पर ये ऋणायन बन गया X- और ये EA1 अर्थात प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये पॉजिटिव चिन्ह है, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऋणायन में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ पर X2- हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये सिग्न है EA2 के आगे लगा हुआ है, ये पॉजिटिव के स्थान पर नेगेटिव में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब है कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है उसके जोड़ने से ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, उत्सर्जित होने के स्थान पर ऊर्जा का अवशोषण हुआ है। इसीलिए यहाँ EA2 अर्थात द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखा गया है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन बंधुता का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, या कहें मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन जनरल
तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यूज को डिटेक्ट करने की कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। इन्हें परोक्ष विधि, जिसमें महत्वपूर्ण है बॉर्न हेबर्ट चक्र की हेल्प से इलेक्ट्रॉन बंधुता को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि बॉर्न हेबर्ट साइकिल में क्या होता है। बॉर्न हेबर्ट साइकिल किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन तथा वियोजन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा में एक रिलेशन या संबंध बताने वाला एक ऊष्मागतिक या कहें थर्मोडायनेमिक साइकिल है। और इस बॉर्न हेबर्ट साइकिल के अनुसार क्या होता है, इसमें 3 स्टेप्स में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर ये आपको ये साइकिल बॉर्न हेबर्ट साइकिल दिखाई गई है और इसमें 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव कैसा रहेगा, समान रहता है। बॉर्न हेबर्ट साइकिल क्या कह रहा है कि कोई अभिकर्मक है और उससे उत्पाद बनने में जो ऊर्जा का चेंज हुआ वो सदैव समान रहता है। दूसरा क्या स्टेप है इसका, अभिक्रिया चाहे किसी भी पद द्वारा संपन्न होती हो लेकिन ऊर्जा परिवर्तन कैसा रहेगा, सदैव समान रहेगा। तीसरा है पूरे चक्रीय पथ में कुल मिलाकर ऊर्जा परिवर्तन सदैव क्या रहेगा, शून्य होता है। कौन कौन से 3 स्टेप हुए, पहले कहता है कि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन कैसा, सदैव समान रहेगा। अभिक्रिया चाहे किसी भी पद द्वारा संपन्न हो और पूरे चक्रीय पथ में जो टोटल एनर्जी चेंज होगा वो सदैव कैसा होगा, शून्य होगा। उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड के लिए बॉर्न हेबर्ट साइकिल देखते हैं, जिसमें इसमें क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड बनने के लिए 2 भिन्न भिन्न पथ हैं। 2 यहाँ पर ये एक पथ तो ये है और दूसरा पथ ये है। यहाँ पर आपको दिखाया गया S प्लस एस दिखाया गया है। प्लस एस का मतलब है सब्लिमेशन एनर्जी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। आई का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव। यहाँ पर ये प्लस आई का चिन्ह है या यहाँ से जो सोडियम है वो विलगित गैसीय परमाणु है और ये Na प्लस में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये आयनन विभव के द्वारा Na से Na प्लस में कन्वर्ट हो गया है। तो आई क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। डी है यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी या वियोजन ऊर्जा। उसके बाद आता है अपना ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और U0 आपको ये दिखाया गया है U0 जिसे लेटेसी एनर्जी या जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और अंत में आपको ये दिखाया गया है क्यू क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या अभिक्रिया ऊष्मा। बॉर्न हेबर्ट साइकिल का अगर हम गणितीय समीकरण देखें तो इसमें ये होता है कि -Q ये जो पथ है इसकी जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो -Q बराबर किनके होगी, इन दूसरे सारे स्टेप्स के बराबर होगी, जिसमें सब्लिमेशन एनर्जी भी आ जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आ जाएगी, डिसोसिएशन एनर्जी भी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आ जाएगी एंड लेटेसी एनर्जी या जालक ऊर्जा भी आ जाएगी। तो -Q इन सब के बराबर हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि -Q बराबर S प्लस I प्लस D/2 प्लस ब्रैकेट में -E प्लस ब्रैकेट में -U0। अगर हम इसको और भी सॉल्व करें तो हम इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, S प्लस I प्लस D/2 -E -U0 प्लस Q बराबर 0। जैसा अभी ये स्टेप 3 स्टेप्स बताए थे उनमें यही था कि लास्ट में जो परिवर्तन होगा, कुल ऊर्जा परिवर्तन होगा, वो सदैव कैसा होगा, शून्य। तो यहां देख रहे हैं कि कुल ऊर्जा परिवर्तन आपको शून्य आता है। इसी प्रकार से अगर हम ई ज्ञात करें तो ई किसके बराबर होगी, S सब्लिमेशन एनर्जी प्लस I
आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस D2 डिसोसिएशन एनर्जी माइनस U0 लेटेसी एनर्जी प्लस Q हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर आती है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन बंधुता का कैलकुलेशन इस समीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात आती है आवर्त सारणी में ट्रेंड्स। आवर्त सारणी में ट्रेंड्स किस प्रकार से आते हैं या इलेक्ट्रॉन बंधुता का आवर्त सारणी में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक आवर्त में हम आवर्त सारणी के एक आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट जाएं या कहें बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ते हैं। कैसे होते हैं? बढ़ते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस इसके अपवाद हैं। कैसे? एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनके नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है और परमाणु के नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका उतना ही आकर्षण बल अधिक होगा और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ने की जो प्रक्रिया होगी उतनी अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। क्योंकि आकर्षण बल अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उसमें तेजी से जुड़ेगा, आसानी से अट्रैक्शन होगा और ऊर्जा जो रिलीज होगी वो अधिक होगी। तो एक आवर्त में हम ये कह सकते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार से हम बेरिलियम और मैग्नीशियम में देखें तो इनका जो विन्यास होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनका जो आउटर सेल है उसमें क्या है, NH2 विन्यास होता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई अगला इलेक्ट्रॉन और जोड़ें, क्योंकि इसका जो बाह्यतम कोश है फुलफिल है, अगर इसमें हम अगला इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, p ऑर्बिटल में जाएगा और p ऑर्बिटल की ऊर्जा s ऑर्बिटल से अधिक होती है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण होगा। क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन व फास्फोरस के विन्यास भी देखें तो इन दोनों के विन्यास में Np3 है, अर्थात अर्धपूर्ण p कोश होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से स्थायी अर्धपूर्ण विन्यास नहीं रहेगा, जिससे उसका स्थायित्व या स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी या घट जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए कम होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इनर्ट गैसों की भी बात करें तो इनमें भी या तो 1s2 विन्यास पाया जाएगा या NH2 व्यवस्था के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपना अष्टक पूर्ण किए हुए रहते हैं। जब अष्टक पूर्ण है तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। और अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होने के स्थान पर ऊर्जा का अवशोषण होगा। ठीक इसी प्रकार से ये तो हुई एक आवर्त की बात। अगर हम एक वर्ग में लें, किसी भी आवर्त सारणी के एक वर्ग में हम देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में कमी होती जाती है। क्या कारण है, कई बार पूछ लिया जाता है, क्या कारण है एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में कमी होती जाती है? इसका कारण यह है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनका परमाणुवीय आकार भी बढ़ता जाता है, जिससे जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा और जब नाभिक से जितना अधिक दूर होगा नाभिक के आकर्षण बल उतना ही कम लगेगा और उतना ही कम नाभिक के आकर्षण बल कम हो जाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से आकर्षित नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ऊर्जा कम मुक्त होगी। अर्थात हम कहें कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एक दूसरा देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान
अपेक्षा से कम है। ऐसा क्यों होता है? अपेक्षा से कम होने के पीछे क्या कारण है? इसका कारण यह है कि फ्लोरीन के बहुत छोटे आकार में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अर्थात हम कहें कि बहुत छोटे आकार में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, पहले से ही अधिक है, और आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण तो लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी होगा, जिससे क्या होगा, जो ऊर्जा मुक्त होगी उसका मान कम हो जाएगा। और जब ऊर्जा मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम होगा। यही कारण है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अपेक्षा से कम होता है। थैंक यू।